हेलो स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट सीरीज में आज का टॉपिक है कर्टियस रीअरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। आज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। और पूरी वीडियो का जो पीडीएफ वर्जन है उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। उसको तुम डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हो। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम यहाँ पर हैं, यानी कि कर्टियस रीअरेंजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन की कैटेगरी में। और नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उस पर हो रही है आकर माइग्रेशन, यानी कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होती है, उस पर कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप आकर माइग्रेट कर जाता है। ऐसे हमने दो केसेस किए, बेकमैन और हॉफमैन, और आज का टॉपिक है कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए वो ये कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है नाइट्रोजन पर और उस पर हो रही होती है आकर माइग्रेशन। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करने के बड़े सारे तरीके थे, जैसे हमने बेकमैन में किया, OH बाहर आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हॉफमैन में किया, ब्रोमीन बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। ऐसे में नाइट्रोजन पर क्या क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर बेकमैन और हॉफमैन में OH और ब्रोमीन आ रहे थे रिस्पेक्टिवली, तो कर्टियस में भी तो कुछ होना चाहिए ना ऐसा ही। सो कर्टियस में डाइजो ग्रुप कम्स आउट। आई बात समझ? 3 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। तुम्हें पता है कि N2 गैस बहुत स्टेबल होती है। तो N2 पॉजिटिव यानी डाइजो ग्रुप कम्स आउट एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन दी नाइट्रोजन। सो तुम देख सकते हो जब इस तरह का कोई ग्रुप जिसको हम अजाइड बोलते हैं वो असाइल के साथ लगा हो, यानी कि असाइल अजाइड, असाइल अजाइड, जब इसकी करते हैं हम थर्मल या फोटोकेमिकल कन्वर्जन, ये दे देता है हमें रिस्पेक्टिव आइसोसाइनेट। ठीक है, और इसको हमने कहा कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो असाइल अजाइड की थर्मल या फोटोकेमिकल कन्वर्जन इनटू आइसोसाइनेट इज नथिंग बट कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है जी। अब तुम देख सकते हो जो R पहले कार्बन के साथ लगा था वो R अब नाइट्रोजन के साथ आके लग गया। मतलब क्या हो रहा है? दिस N2 इज कमिंग आउट एज अ लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन पर क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नाउ दिस R कम्स हियर एज अ माइग्रेटरी ग्रुप एंड ये R N से अटैच हो गया, N जो है वो CO से अटैच्ड है एंड यू हैव आइसोसाइनेट फॉर्म्ड। आई बात समझ? अब ये जो असाइल अजाइड है RCON3, दे आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो ये कैसे बनते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। RCON3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार तुम्हें कन्वर्जन RCON3 से नहीं आता, बल्कि RCON3 जिस चीज से बन रहा होता है वहां से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला केस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रीटमेंट जब तुम इथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ करते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है, और इसकी ट्रीटमेंट सोडियम अजाइड के साथ करने पर तुम्हें मिल जाता है असाइल अजाइड, असाइल एजाइड। ठीक है। दूसरा तरीका है कुछ ऐसा, ये कुछ तुमने डेंजनो में भी देखा था, जहां पर NH2 की ट्रीटमेंट जब HNO2 के साथ करते हैं तो भी डाइजो ग्रुप बनता है। सो ये जो NH2 है जब इसको नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये भी तुम्हें डाइजो ग्रुप ही देता था, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती थी और इस नाइट्रोजन से भी H हट जाएगा। मतलब ये और ये नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं और बन जाता है अजाइड ग्रुप। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती थी वो है यूज ऑफ डाइफिनाइल फॉस्फोराइल अजाइड, DPPA। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं डायरेक्ट। तो तुम देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब DPPA के साथ ट्रीट किया तो भी हमें मिल जाता है असाइल एजाइड। आई ना बात समझ? तो तुम्हें हमेशा असाइल अजाइड से ही आगे रिएक्शन करने को आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो और उसकी ट्रीटमेंट DPPA से करके बोला हो और फिर फर्दर कुछ करने को बोला हो, ऐसे भी आ सकता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये देखो असाइल एजाइड जो है ये असाइल एजाइड ही है। अब तुम्हें मैंने बता दिया कि यहाँ पर डाइजो ग्रुप को बाहर आना है एंड R हैज टू कम हियर, मतलब कुछ
रीअरेंजमेंट यहाँ होते हैं। और याद रखो ये जो रीअरेंजमेंट है या जो मैकेनिज्म है ये कंसर्टेड है। ये चीज़ मैंने तुम्हारे साथ पीछे भी डिस्कस की थी। ये चीज़ मैंने तुम्हारे साथ हॉफमैन में और बेकमैन दोनों में डिस्कस की थी कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है दैट इज कंसर्टेड, यानी कि लीविंग ग्रुप का बाहर आना और एल्काइल ग्रुप का या माइग्रेटरी ग्रुप का नाइट्रोजन पर लगना एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये इसका बाहर आना और इसका आकर नाइट्रोजन पर लगना साथ साथ हो रहा है और ये फाइनली तुम्हें दे देता है आइसोसाइनेट। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म क्यों शो करता है मैंने हॉफमैन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, तुम चाहो तो वहां जाके फॉलो कर सकते हो। सो दिस फाइनली गिव्स यू आइसोसाइनेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर तुम्हें याद हो जब मैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही थी, आइसोसाइनेट को हम हॉफमैन वाले केस में आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां हमारे पास रिएक्शन मीडियम में NaOH प्रेजेंट था और NaOH का जो OH नेगेटिव है वो आइसोसाइनेट को अकेला नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हारे साथ में डिस्कस किया था, वो सडनली आइसोसाइनेट पर अटैक करके उसको कन्वर्ट कर देता था इनटू प्राइमरी अमीन्स। फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद तुम्हें फाइनली उसमें प्राइमरी अमीन्स मिलता था। तो वहां पर भी आइसोसाइनेट आइसोलेट हुआ है, लेकिन सॉरी नॉट आइसोलेट नहीं हुआ है, लेकिन बना जरूर है रिएक्शन मीडियम में। लेकिन यहाँ क्या खास बात है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में आइसोसाइनेट आइसोलेट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट डू वी डू विद आइसोसाइनेट? हम क्या कर सकते हैं आइसोसाइनेट के साथ फर्दर? आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करोगे, तुम्हें मिलेगा पहले कार्बामिक एसिड जो फर्दर तुम्हें दे देगा प्राइमरी अमीन, कुछ वो जो हमने हॉफमैन में किया था। अगर तुम उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे यू विल हैव कार्बामेट, यानी H की जगह लग जाएगा R। अगर तुम सेकेंडरी अमीन के साथ ट्रीट करोगे कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये पूरा पार्ट यहाँ लग गया CO के साथ और H आके लग जाते हैं नाइट्रोजन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो आइसोसाइनेट को फर्दर हम अलग अलग मॉलिक्यूल से ट्रीट करके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब ये सारा कुछ मैं तुम्हारे साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हें कन्वर्जन्स करवाऊंगी या रिएक्शंस करवाऊंगी तो वहां पर ये सारी नॉलेज तुम्हारे काम आने वाली है। सो आगे बढ़ने से पहले अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, जैसे कि यह है एक फोटोकेमिकल या थर्मल कन्वर्जन ऑफ एसाइल एजाइड टू आइसोसाइनेट। यही किया हमने। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? फोटोकेमिकल या थर्मल कन्वर्जन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तुम्हें इसको कोई रिएजेंट या कुछ देने की जरूरत नहीं होती। सिंपल लाइट से भी एसाइल एजाइड जो है वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 3 नाइट्रोजन एक साथ रह नहीं सकते। तो उनमें से जो डाइजो ग्रुप है वो बड़े आसानी से निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ फोटोकेमिकल और अ थर्मल कन्वर्जन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो अभी हमने डिस्कस किया कि कर्टियस और हॉफमैन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हॉफमैन में हम आइसोसाइनेट आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, कर्टियस में हमने आइसोसाइनेट आइसोलेट किया बिकॉज कर्टियस में हम कोई रिएक्शन मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो एसिड और बेस हियर, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो है मैकेनिज्म इज कंसर्टेड, जैसे कि बेकमैन और हॉफमैन में किया। मैकेनिज्म कंसर्टेड है, मतलब साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और माइग्रेटरी ग्रुप आकर लग रहा है। और रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर है यहाँ पर भी, यानी कि अगर तुम 2 डिफरेंट एसाइल एजाइड यूज करोगे तो उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अलग अलग ही बनेंगे। R1 से P1 बनेगा, R2 से P2 बनेगा। देयर विल बी नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। एंड लास्ट पॉइंट इज देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब R अगर तुम्हारा प्रोडक्ट R है तो सॉरी रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट भी R रहेगा, अगर रिएक्टेंट S है तो प्रोडक्ट भी S रहेगा। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी विल बी देयर। ये सारे पॉइंट्स मैंने हॉफमैन रीअरेंजमेंट और बेकमैन रीअरेंजमेंट में बहुत डिटेल में समझा है। तुम चाहो उनको भी फॉलो कर सकते हो, वो नेम रिएक्शंस फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। नाउ विद दिस मच ऑफ नॉलेज वी कैन डू सर्टन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इस पिक्चर को फिर से एक बार दिमाग में बैठा लो कि एसाइल एजाइड को बनाने के क्या क्या तरीके थे, तुम देख सकते हो।
और कुछ एक इम्पॉर्टेंट तो तुम जरूर रख लो माइंड में, जैसे डाइफेनाइल फॉस्फोराइल एजाइड यानी DPPA। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा बना रही हूँ, ठीक है, तो तुम इसको दिमाग में रख सकते हो। नाउ सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ व्हेन यू ट्रीटेड विद दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, क्या ये यही नहीं है? यस। तो जब तुम, अब ये तुम्हारा इतना बड़ा R है, इससे क्यों डरना? सो RCOOH यानी RCOH को जब इसे ट्रीट करोगे ये बनेगा, और इसके बाद जब तुम नेक्स्ट स्टेप में NaN3 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? RCON3 यानी कि एसाइल एजाइड बन गया। सो RCO और N3 लग गया। अब इसकी फर्दर जब तुमने हीट किया, ट्रीटमेंट किया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका तो फर्दर ट्रीटमेंट किस में है? NCO में ना, मतलब आइसोसाइनेट में। ये तो फोटोकेमिकल या थर्मल कन्वर्जन दे रहा है किसमें? आइसोसाइनेट में। तो मतलब ये और ये देने से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनेट में, और टॉल्यूनि और रिफ्लक्सिंग करने के बाद ये तुम्हारा बन जाता है, और उसके बाद उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तुम्हें मिल जाएगा प्राइमरी अमीन। तो तुमने देखा यहाँ मैंने असाइल एजाइड से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि स्टार्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम आइसोसाइनेट पर ही आ रहे हैं, तो तुम यहाँ पर जो ये रीएजेंट्स है इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होगे। अब जरा इसको दिमाग में लाओ। याद आया अभी पीछे कराया था कि आइसोसाइनेट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्राइमरी अमीन में, इसमें। अब जरा ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है या जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इट्स देयर, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस यहाँ फर्क क्या है, ये COH था, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, वो कन्वर्ट हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ DPPA। अभी बताया पीछे क्या, डाइफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड DPPA। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब DPPA के साथ ट्रीट करोगे तो एसाइल एजाइड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को DPPA के साथ ट्रीट करोगे तो एसाइल एजाइड मिल गया। और इसको जब तुम इसके साथ ट्रीट करोगे, अब तुम कहोगे ये है भगवान, ये क्या चीज आ गई? ये कुछ नहीं है, ये ROH है, ROH। सो जब तुम एसाइल एजाइड को फर्दर ट्रीट करोगे, ये कन्वर्ट हो गया अपने क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट में। और आइसोसाइनेट को जब तुम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, आइसोसाइनेट मतलब ये जो पर्टिकुलर है ना, ये एजाइड हटकर साइनेट लग गया, आइसोसाइनेट लग गया। सो आइसोसाइनेट को जब तुम ट्रीट करते हो अल्कोहल के साथ तो क्या हुआ था? NHCOOR, NHCOOR, ये सारा R है ना। आई बात समझ की नहीं? DPPA के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बना एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो गया अपने आइसोसाइनेट में, और आइसोसाइनेट की ट्रीटमेंट जब तुम ROH से करवाओगे, R कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो दे देगा तुम्हें उसका रिस्पेक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ से अब तुम्हें आइडिया आ गया ना। अब ये बताओ, COOH DPPA क्या बना? एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड की ट्रीटमेंट ROH से क्या बना? NHCOOR। अभी जो पीछे किया, जस्ट जो अभी पीछे किया। अब यहाँ R उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ Me है, मिथाइल है। ये बताओ, एसाइल एजाइड डायरेक्ट ही दे दिया या इतना बड़ा R लगा हुआ है साथ में? हीट किया, सिंपल, आइसोसाइनेट। ये बताओ, COH DPPA CON3। आई थिंक तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स तुम्हें पूछने को आ सकते हैं, या कितना ही कॉम्प्लेक्स केस क्यों ना हो, तुम्हें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि DPPA जो है उसका काम है कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल एजाइड में चेंज करना। एसाइल एजाइड की सिंपल हीटिंग ही तुम्हें उसको आइसोसाइनेट में कन्वर्ट कर देती है, और आइसोसाइनेट की फर्दर डिफरेंट रिएजेंट से ट्रीटमेंट करके तुम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्टियस रीअरेंजमेंट। आई होप तुम्हारा जो भी डाउट था कर्टियस रीअरेंजमेंट से वो खत्म हुआ होगा इस 15 मिनट की वीडियो में।
दिस मच इज एनफ फॉर कर्टियस रीअरेंजमेंट। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो है श्मिट रीअरेंजमेंट पे, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हमारा जो नाइट्रोजन वाला कैटेगरी है वो खत्म हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे फिर ऑक्सीजन पर। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो उस पर माइग्रेशन होती है तो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन उसमें वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। We will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.